आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी मेंटेनेंस की और मुख्य बात यह होगी कि किस नियम का उपयोग करें जिसकी वजह से हमें सबसे कम भरण पोषण देना पड़े। अगर हमारी सैलरी 15,000 से लेकर 50,000 के बीच में है तो ऐसी स्थिति में 2 से 3,000 के बीच में हमारे केस में भरण पोषण लगे तो हम किस नियम का उपयोग करें ताकि कोर्ट हमारे केस में कुछ इस तरह से आदेश करे कि 2 से 3,000 रुपए भरण पोषण ही देना पड़े। आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट रखेंगे और इस जजमेंट के माध्यम से बताएंगे कि किस तरह से इंटर मेंटेनेंस, फाइनल मेंटेनेंस और फिर अपील में बढ़ाया या घटाया जाता है और कितना हो सकता है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग और आप किस नियम के अंतर्गत कितना कम करवा सकते हैं। और अगर आप इस नियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो फिर आपके केस में ये मेंटेनेंस, जैसे आपकी सैलरी 15,000 है तो फिर आपको मेंटेनेंस 5,000 से लेकर 10,000 देना पड़ सकता है। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो आपको यहाँ पर 15,000 से लेकर 40,000 तक भरण पोषण देना पड़ सकता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट बताएंगे, साथ में आपको वो नियम बताएंगे जिसके अंतर्गत आपकी सैलरी भारी भरकम है, मान लीजिए 50,000 है तो भी आपको 5,000 से ऊपर भरण पोषण नहीं देना पड़ेगा। ऐसा भी आदेश आपके केस में हो सकता है। जय जिनेंद्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस जजमेंट की, फिर आपको पूरा नियम समझाते हैं कि इस केस में क्या हुआ, क्या वास्तविकता में इतना लगना चाहिए था या इससे कम हो सकता था और आप किस नियम का उपयोग करेंगे जिसकी वजह से आपके केस में कितना मेंटेनेंस लगेगा, ये आपको पहले से एक अनुमानित पता लग जाएगा और बाद में आदेश देखने पर क्लियर हो जाएगा। दरअसल इस मामले में पति की सैलरी 17,000 रुपए महीने की होती है और पति रेलवे में जॉब करता है। पति की सैलरी क्लियर है कि यहाँ पर 17,000 रुपए स्पष्ट तौर से कोर्ट के सामने आ चुकी है और अब यहाँ पर कोर्ट ने पत्नी और बच्चे के लिए 2,500 रुपए भरण पोषण किया है। कितना? 17,000 में से मात्र 2,500, जहां पर पत्नी भी है और बच्ची भी है तो पत्नी और बच्ची को 2,500 रुपए, 2,500 रुपए मात्र, 2,500 ओनली, 17,000 में से कोर्ट ने मेंटेनेंस तय किया। अब पत्नी को ऐसा लगता है कि बहुत कम आदेश हुआ है तो पत्नी अब जाती है इलाहाबाद हाईकोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायालय से निवेदन करती है और न्यायालय यहाँ पर इस भरण पोषण की राशि को बढ़ाकर 5,000 रुपए कर देती है। अब ये क्यों बढ़ा और इसमें कौन सा नियम पति को इस्तेमाल करना चाहिए था और किस वजह से बढ़ा, आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर का मुख्य बिंदु यही है। देखिए, नियम यह कहता है कि आपके खर्चे कितने हैं, नियम यह कहता है आपके ऊपर लोन कितने हैं, नियम यह कहता है कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितनी है, नियम यह कहता है कि पत्नी की कोई गलती या फिर इनकम कितनी है। ये चीजें आपको कोर्ट के समक्ष स्पष्ट करना होती है। तो पहले नियम से स्पष्ट करते हैं। अगर पति इस केस में कोर्ट के समक्ष ये बताता कि हुजूर 17,000 मेरी सैलरी है और मेरे ऊपर मेरे माता पिता निर्भर हैं और साथ ही मेरा एक 5,000 रुपये महीने का लोन भी चल रहा है तो मैं 5,000 रुपये के लोन की EMI भरता हूँ, 2,500 पत्नी को देता हूँ तो 7,500 रुपये चले जाते हैं। मेरे पास अब बचते हैं मात्र 9,500 रुपये। 9,500 रुपये से मैं अपना खर्च चलाता हूँ और अपने माता पिता को देता हूँ तो मेरे पास जीरो हो जाता है। तो जहां पर 5,000 रुपए की आपकी लोन की EMI होती, वहां पर कोर्ट कहीं ना कहीं कंसीडर करके इस मेंटेनेंस की राशि को 5,000 ना बढ़ा के 3 से 4,000 के बीच में रख सकती थी। ऐसा कोर्ट आदेश कर सकती थी। तो आपके केस में नंबर 1, सबसे पहले तो आपको मेंटेनेंस के केस में कोर्ट फटाफट पहुंचना है। नंबर 2, रिप्लाई देने में कोई देरी नहीं करनी है, मतलब आपको 2 से 3 तारीख के बीच में रिप्लाई फाइल कर देना है। नंबर 3, अपनी इनकम का प्रूफ, बैंक स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट कर देना है बड़ी ईमानदारी के साथ। और मैं अक्सर कहता हूं जब आप ईमानदारी के साथ अपनी इनकम का प्रूफ कोर्ट के बिना मांगे कोर्ट में सबमिट कर देते हो तो उतनी ही ईमानदारी से आपको एक एक पैसे का खर्चे का हिसाब भी आपको लिखकर कोर्ट में सबमिट करना है ताकि कोर्ट के समक्ष क्लियर हो जाए, साबित हो जाए कि आपकी इनकम कितनी है और आपके खर्चे कितने हैं। मैंने कहा ना अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपकी 15,000 सैलरी है तो उसमें से आपको 10,000, 12,000 भी भरण पोषण देना पड़ सकता है। अगर आपकी 50,000 सैलरी है तो आपको 25 से 40,000 रुपए तक का मेंटेनेंस देना पड़ सकता है और 50,000 भी देना पड़ सकता है। ये उन केसेस में होता है जहां पर पति मेंटेनेंस केस से भागता है या फिर अपनी इनकम का प्रूफ कोर्ट को नहीं बताता है, बस वर्बली बोलता है कि मेरी इतनी इनकम। जैसे मैंने 2 दिन पहले एक जजमेंट बताया था जहां पर पत्नी कहती कि मेरी इनकम मात्र 10,000 रुपए है, लेकिन उसने प्रूफ नहीं दिया और पति ने कहा कि मेरी पत्नी 60 से 70,000 रुपए महीने कमाती है। तो कोर्ट ने पति की बात पर भरोसा किया। कोर्ट ने माना कि पति की इनकम 50,000 रुपए है और पत्नी अपनी इनकम नहीं छुपा रही है। इससे साफ जाहिर है कि पत्नी के पास पर्याप्त आय के साधन है।
तो ऐसी स्थिति में पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जा सकता। यानी पति 60 से 70,000 बोल रहा, पत्नी 10,000 बोल रही, फिर भी कोर्ट ने अनुमान लगा लिया कि पत्नी के पास पर्याप्त है। इसका मतलब यह है कि कोर्ट को पत्नी ने सबूत नहीं दिया, तो कोर्ट ने माना कि पति अगर 60-70 बोल रहा है तो पत्नी 40 से 50,000 रुपए महीने कमा रही है। भाई पति डबल बोलेगा ना तो आधा तो कमा रही होगी ना, तो पत्नी के लिए इतना अमाउंट अकेले के लिए सफिशिएंट है। तो फिर पति की इनकम में से 1 रुपया भी नहीं देना है। तो आपको फटाफट कोर्ट में पहुंचना है, अपनी इनकम का प्रूफ, अपने खर्चों का प्रूफ, अपने लोन का प्रूफ, परिवार के सदस्यों के खर्चों का प्रूफ, और साथ में आने वाली कोई लायबिलिटीज है, जैसे कि किसी का एजुकेशन आगे बढ़ने वाला है, उसके आपको फीस भरना पड़ेगी, जैसे कि कोई बीमार पड़ जाए या कोई शादी आने वाली है, कोई ऑपरेशन करवाना जो पहले से डेट मिली हुई है, तो वो सारी चीजें भी आपको इसमें बताना है। और मान लो कोई चीज छूट जाए तो आदेश होने के बाद फिर से उस आदेश में अपील में जाए या फिर एक नए सिरे से केस फाइल करके एक नए आदेश को पास करवा ले। ये दोनों ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। कोर्ट आपके जनरल खर्चों को मान्य करती है, कोर्ट आपके पारिवारिक खर्चों को मान्य करती है, कोर्ट आपके लोन की ईएमआई को कंसीडर पूरी तरीके से करती है। ये 3 खर्चे बड़े होते हैं। और चौथा आजकल हो गया एडवोकेट की फीस और आने जाने का खर्चा। ये भी एक महत्वपूर्ण खर्चा है और हम लोग इसको छुपा लेते हैं, अक्सर नहीं बताते हैं। ये तो हमें और स्पष्ट बताना चाहिए कि भाई साहब मेरे ऊपर 4 केस है, तो हुजूर 4 केस का मैं पर पेशी वकील साहब को 500 रुपए देता हूं, तो हर महीने के मेरे 2,000 रुपए जाते हैं। ऊपर से मेरे को पत्नी के क्षेत्र में जाना पड़ता है केस लड़ने के लिए, तो ये वहां की टिकट है आने की और जाने की और होटल में रुकने की और खाना खाने की, जिसमें एक बार का खर्चा होता है 2,000 रुपए। तो मैं ऐसा करके महीने में कम से कम 2 बार तो जाती हूँ, तो मेरे को 4,000 रुपए वहां आने जाने का और खाने का खर्चा लगता है। तो मान लीजिए मेरी सैलरी 20,000 रुपए थी, 20,000 में से मैंने 2,000 वकील साहब को दे दिए, 18 बचे। 4,000 रुपए मैंने आने जाने में खर्च कर दिए, 16,000 रुपए बचे। 6,000 की मेरी ईएमआई चली गई, 10,000 बचे। 5,000 का मेरा राशन में चला गया, अब 5,000 बचे। 3,000 मेरे खुद के खर्चे हैं, 2,000 बचे। 2,000 मेरे को परिवार वालों पर खर्च करना पड़ता, 0 हो गया। अब मैं पत्नी को कहां से दूं? तो जो मैं खर्चे बता रहा हूं, क्या ये खर्चे कोई रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। जब कोई रोक नहीं सकता है तो फिर कोर्ट इन खर्चों को कंसीडर करेगी। अब ऐसी स्थिति में आपसे कहेगी कि भैया आप थोड़ा सा खर्चा कम करो और पत्नी को 1,500, 2,000, 2,500 रुपए भरण पोषण दो। तो आपकी सैलरी 20,000 होने पर आपको 2 से 3,000 के बीच में कोर्ट मेंटेनेंस तय करेगी। लेकिन ईमानदारी से आपको अपनी इनकम के साथ, अपने खर्चों के प्रूफ के साथ, विधिवत तरीके से पूरी लिस्ट बनाकर, सबूत लगाकर और कोर्ट के बिना मांगे समय पर, यानी कि पहली तारीख से जब समन मिला उससे लेके 5 तारीख के भीतर भीतर कोर्ट के बिना मांगे सब कुछ सबमिट कर दीजिए। और अगर इसमें पत्नी की एडल्ट्री या फिर इनकम कोर्ट के सामने आ जाती है तो फिर ऐसा हो सकता है कि आपको 1 पैसा ना देना पड़े। तो जो मैंने आपको रेफरेंस दिया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है, जो कि साधना पुंडीर वर्सेस रजनीश प्रताप के मामले में आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।